इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजें। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। ये बात भी सही है, इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, अनेक क्षेत्रों में झेलनी पड़ी। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित हैं। साथियों, भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। इसमें हमारे युवा इनोवेशन, फिटनेस, स्टार्टअप और एग्रीकल्चर जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने आइडियाज शेयर करेंगे। मैं इस कार्यक्रम को लेकर बहुत ही उत्सुक हूं।
साथियों, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही इससे जुड़ा एक क्विज कंपटीशन हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें स्टूडेंट्स ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। साथियों, आज देश के भीतर युवाओं को प्रतिभा दिखाने के नए नए अवसर मिल रहे हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स विकसित हो रहे हैं जहां युवा अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार टैलेंट दिखा सकते हैं। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन। एक और ऐसा माध्यम जहां आइडियाज एक्शन में बदलते हैं। साथियों, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2025 का समापन इसी महीने हुआ है। इस हैकेथॉन के दौरान 80 से अधिक सरकारी विभागों की 270 से ज्यादा समस्याओं पर स्टूडेंट्स ने काम किया। स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्यूशन दिए जो रियल लाइफ चैलेंजेस से जुड़े थे, जैसे ट्रैफिक की समस्या है। इसे लेकर युवाओं ने स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़े बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव शेयर किए। फाइनेंशियल फ्रॉड्स और डिजिटल एरेस जैसी चुनौतियों के समाधान पर भी युवाओं ने अपने आइडियाज सामने रखे। गांवों में डिजिटल बैंकिंग के लिए साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क पर सुझाव दिया। कई युवा एग्रीकल्चर सेक्टर की चुनौतियों के समाधान में जुटे रहे। साथियों, पिछले 7-8 साल में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और 6000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हिस्सा ले चुके हैं। युवाओं ने सैकड़ों प्रॉब्लम्स के सटीक सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इस तरह के हैकेथॉन्स का आयोजन समय समय पर होता रहता है। मेरा अपने युवा साथियों से आग्रह है कि वे इन हैकेथॉन्स का हिस्सा जरूर बने। साथियों, आज का जीवन टेक ड्रिवन होता जा रहा है और जो परिवर्तन सदियों में आते थे, वो बदलाव हम कुछ वर्षों में होते देख रहे हैं। कई बार तो कुछ लोग चिंता जताते हैं कि रोबोट्स कहीं मनुष्य को ही ना रिप्लेस कर दें। ऐसे बदलते समय में ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए अपनी जड़ों से जुड़े रहना बहुत जरूरी है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारी अगली पीढ़ी अपनी संस्कृति की जड़ों को अच्छी तरह थाम रही है। नई सोच के साथ, नए तरीकों के साथ। साथियों, आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसका नाम तो जरूर सुना होगा। रिसर्च और इनोवेशन इस संस्थान की पहचान है। कुछ साल पहले वहां के कुछ छात्रों ने महसूस किया कि पढ़ाई और रिसर्च के बीच संगीत के लिए भी जगह होनी चाहिए। बस यहीं से एक छोटी सी म्यूजिक क्लास शुरू हुई। न बड़ा मंच, न कोई बड़ा बजट। धीरे धीरे ये पहल बढ़ती गई और आज इसे हम गीतांजलि IISC के नाम से जानते हैं। यह अब सिर्फ एक क्लास नहीं, कैंपस का सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, लोक परंपराएं हैं, शास्त्रीय विधाएं हैं। छात्र यहाँ साथ बैठकर रियाज करते हैं, प्रोफेसर साथ बैठते हैं, उनके परिवार भी जुड़ते हैं। आज 200 से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं और खास बात यह कि जो विदेश चले गए वो भी ऑनलाइन जुड़कर इस ग्रुप की डोर थामे हुए हैं। साथियों, अपनी जड़ों से जुड़े रहने के ये प्रयास सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया के अलग अलग कोनों और वहां बसे भारतीय भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। एक और उदाहरण जो हमें देश से बाहर ले जाता है, ये जगह है दुबई।
वहां रहने वाले कन्नड़ा परिवारों ने खुद से एक जरूरी सवाल पूछा। हमारे बच्चे टेक वर्ल्ड में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं वो अपनी भाषा से दूर तो नहीं हो रहे हैं। यहीं से जन्म हुआ कन्नड़ा पाठशाले का, एक ऐसा प्रयास जहां बच्चों को कन्नड़ा पढ़ना, सीखना, लिखना और बोलना सिखाया जाता है। आज इससे 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं। वाकई कन्नड़ा नाडु नुडी नम्मा हेम्मे, कन्नड़ा की भूमि और भाषा हमारा गर्व है। साथियों, एक पुरानी कहावत है, जहां चाह वहां राह। इस कहावत को फिर से सच कर दिखाया है मणिपुर के एक युवा मोइरांगथेम सेठ जी ने। उनकी उम्र 40 साल से भी कम है। श्रीमान मोइरांगथेम जी मणिपुर के जिस दूर सुदूर क्षेत्र में रहते थे, वहां बिजली की बड़ी समस्या थी। इस चुनौती से निपटने के लिए उन्होंने लोकल सॉल्यूशन पर जोर दिया और उन्हें ये सॉल्यूशन मिला सोलर पावर में। हमारे मणिपुर में वैसे भी सोलर एनर्जी पैदा करना आसान है, तो मोइरांगथेम जी ने सोलर पैनल लगाने का अभियान चलाया और इस अभियान की वजह से आज उनके क्षेत्र के सैकड़ों घरों में सोलर पावर पहुंच गई है। खास बात यह है कि उन्होंने सोलर पावर का उपयोग हेल्थ केयर और आजीविका को बेहतर बनाने के लिए किया है। आज उनके प्रयासों से मणिपुर में कई हेल्थ सेंटर्स को भी सोलर पावर मिल रही है। उनके इस काम से मणिपुर की नारी शक्ति को भी बहुत लाभ मिला है। स्थानीय मछुआरों और कलाकारों को भी इससे मदद मिली है। साथियों, आज सरकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर लाभार्थी परिवार को सोलर पैनल लगाने के लिए करीब करीब 75 से 80 हजार रुपए दे रही है। मोइरांगथेम जी के ये प्रयास यूं तो व्यक्तिगत प्रयास है, लेकिन सोलर पावर से जुड़े हर अभियान को नई गति दे रहे हैं। मैं मन की बात के माध्यम से उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आइए अब जरा हम जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत, उसकी एक ऐसी गाथा साझा करना चाहता हूं जो आपको गर्व से भर देगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में जेहनपोरा नाम की एक जगह है। वहां लोग बरसों से कुछ ऊंचे ऊंचे टीले देखते आ रहे थे। साधारण से टीले, किसी को नहीं पता था कि क्या है। फिर एक दिन आर्कोलॉजिस्ट की नजर इन पर पड़ी। जब उन्होंने इस इलाके को ध्यान से देखना शुरू किया तो ये टीले कुछ अलग लगे। इसके बाद इन टीलों का वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया गया। ड्रोन के जरिए ऊपर से तस्वीरें ली गई, जमीन की मैपिंग की गई और फिर कुछ हैरान करने वाली बातें सामने आने लगी। पता चला ये टीले प्राकृतिक नहीं है, ये इंसान द्वारा बनाई गई किसी बड़ी इमारत के अवशेष है। इसी दौरान एक और दिलचस्प कड़ी जुड़ी। कश्मीर से हजारों किलोमीटर दूर फ्रांस के एक म्यूजियम के आर्काइव में एक पुराना धुंधला सा चित्र मिला। बारामूला के उस चित्र में 3 बौद्ध स्तूप नजर आ रहे थे। यहीं से समय ने करवट ली और कश्मीर का एक गौरवशाली अतीत हमारे सामने आया। ये करीब 2000 साल पुराना इतिहास है। कश्मीर के जहनपोरा का ये बौद्ध परिसर हमें याद दिलाता है कश्मीर का अतीत क्या था, उसकी पहचान कितनी समृद्ध थी। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपसे भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे प्रयास की बात करना चाहता हूं जो दिल को छू लेने वाला है। फिजी में भारतीय भाषा और संस्कृति के प्रसार के लिए एक सराहनीय पहल हो रही है। वहां की नई पीढ़ी को तमिल भाषा से जोड़ने के लिए
कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने फिजी के राकी इलाके में वहां के एक स्कूल में पहली बार तमिल दिवस मनाया गया। उस दिन बच्चों को एक ऐसा मंच मिला जहां उन्होंने अपनी भाषा पर खुले दिल से गौरव व्यक्त किया। बच्चों ने तमिल में कविताएं सुनाई, भाषण दिए और अपनी संस्कृति को पूरे आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतारा। साथियों, देश के भीतर भी तमिल भाषा के प्रचार के लिए लगातार काम हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में चौथा काशी तमिल संगमम हुआ। अब मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाने जा रहा हूं। आप सुनिए और अंदाजा लगाइए तमिल बोलने की कोशिश कर रहे ये बच्चे कहाँ के हैं। வணக்கம். பாரத் அரசங்கத்தல ஓரே பாரதம் உன்னத பாரதம் நடத்தப்பட்ட காசி தமிழ் சங்கமம் 4 தமிழ் கற்போம் ನಾನು ரொம்ப ಕಾರ್ಕೆ ಉದಾಹರಣಕ್ಕೆ ಏನು ತಮಿಳಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ काशी ओडू भूमिल नानु पायल पटेल और सुकिंस इंटर कॉलेज की मानवी अनेवरकुम येन वड़क्कम। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी तमिल भाषा में इतनी सहजता से अपनी बात रखने वाले ये बच्चे काशी के हैं, वाराणसी के हैं। इनकी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन तमिल भाषा के प्रति लगाव ने इन्हें तमिल सीखने के लिए प्रेरित किया है। इस साल वाराणसी में काशी तमिल संगमम के दौरान तमिल सीखने पर खास जोर दिया गया था। लर्न तमिल, तमिल कराकलम, इस थीम के तहत वाराणसी के 50 से ज्यादा स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाए गए। इसी का नतीजा हमें इस ऑडियो क्लिप में सुनाई देता है। एन्न पेर वैष्णव नान निवेदिता शिक्षा सदन बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी पढ़िक्किरेन नान काशी तमिल कर्कलाम 4.0 ला तमिल भाषा टिक्कावुम इल्लुवम करेन इंधा वयपुक्क पराधान नरेंद्र मोदी अवगलेकु नान नंटी सोलिगरेन। साथियों, तमिल भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। तमिल साहित्य भी अत्यंत समृद्ध है। मैंने मन की बात में काशी तमिल संगमम में भाग लेने का आग्रह किया था। मुझे खुशी है कि आज देश के दूसरे हिस्सों में भी बच्चों और युवाओं के बीच तमिल भाषा को लेकर नया आकर्षण दिख रहा है। यही भाषा की ताकत है, यही भारत की एकता है। साथियों, अगले महीने हम देश का 77वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। जब भी ऐसे अवसर आते हैं तो हमारा मन स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं के प्रति कृतज्ञता के भाव से भर जाता है। हमारे देश ने आजादी पाने के लिए लंबा संघर्ष किया है। आजादी के आंदोलन में देश के हर हिस्से के लोगों ने अपना योगदान दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के अनेकों नायक नायिकाओं को वो सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। ऐसी ही एक स्वतंत्रता सेनानी है ओडिशा की पार्वती गिरि जी। जनवरी 2026 में उनकी जन्म शताब्दी मनाई जाएगी। उन्होंने 16 वर्ष की आयु में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था। साथियों, आजादी के आंदोलन के बाद पार्वती गिरि जी ने अपना जीवन समाज सेवा और जनजातीय कल्याण को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की। उनका प्रेरक जीवन हर पीढ़ी का मार्गदर्शन करता रहेगा। मैं पार्वती गिरि जी को श्रद्धांजलि अर्पण करूं छी। साथियों, ये हमारा दायित्व है कि हम अपनी विरासत को न भूलें। हम आजादी दिलाने वाले नायक नायिकाओं की महान गाथा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाए। आपको याद होगा जब हमारी आजादी के 75 वर्ष हुए थे तब सरकार ने एक विशेष वेबसाइट तैयार की थी। इसमें एक विभाग
अनसंग हीरोज को समर्पित किया गया था। आज भी आप इस वेबसाइट पर विजिट करके उन महान विभूतियों के बारे में जान सकते हैं जिनकी देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के जरिए हमें समाज की भलाई से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलता है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो हम सभी के लिए चिंता का विषय बन गया है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन्स के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारी पारंपरिक कलाएं समाज को सशक्त करने के साथ ही लोगों की आर्थिक प्रगति का भी बड़ा माध्यम बन रही है। आंध्र प्रदेश के नारसापुरम जिले की लेस क्राफ्ट की चर्चा अब पूरे देश में बढ़ रही है। ये लेस क्राफ्ट कई पीढ़ियों से महिलाओं के हाथों में रही है। बहुत धैर्य और बारीकी के साथ देश की नारी शक्ति ने इसका संरक्षण किया है। आज इस परंपरा को एक नए रंग रूप के साथ आगे ले जाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश सरकार और नाबार्ड मिलकर कारीगरों को नए डिजाइन सिखा रहे हैं, बेहतर स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं और नए बाजार से जोड़ रहे हैं। नारसापुरम लेस को जीआई टैग भी मिला है। आज इससे 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और 250 से ज्यादा गांवों में करीब करीब 1 लाख महिलाओं को इससे काम मिल रहा है। साथियों, मन की बात ऐसे लोगों को सामने लाने का भी मंच है जो अपने परिश्रम से न सिर्फ पारंपरिक कलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं बल्कि इससे स्थानीय लोगों को सशक्त भी कर रहे हैं। मणिपुर के चुराचांदपुर में मार्गरेट राम थारसी एमजी, उनके प्रयास ऐसे ही हैं। उन्होंने मणिपुर के पारंपरिक उत्पादों को, वहां के हैंडीक्राफ्ट को, बांस और लकड़ी से बनी चीजों को एक बड़े विजन के साथ देखा और इसी विजन के कारण वो एक हैंडीक्राफ्ट आर्टिस्ट से लोगों के जीवन को बदलने का माध्यम बन गई। आज मार्गरेट जी की यूनिट, उसमें 50 से ज्यादा आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मेहनत से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में अपने प्रोडक्ट्स का एक मार्केट भी डेवलप किया है। साथियों, मणिपुर से ही एक और उदाहरण सेनापति जिले की रहने वाली चोखोने क्रिचेना जी का है। उनका पूरा परिवार परंपरागत खेती से जुड़ा रहा है।
क्रिचेना ने इस पारंपरिक अनुभव को एक और विस्तार दिया। उन्होंने फूलों की खेती को अपना पैशन बनाया। आज वो इस काम से अलग अलग मार्केट्स को जोड़ रही है और अपने इलाके की लोकल कम्युनिटीज को भी एम्पावर कर रही है। साथियों, ये उदाहरण इस बात का पर्याय है कि अगर पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विजन के साथ आगे बढ़ाएं तो ये आर्थिक प्रगति का बड़ा माध्यम बन जाता है। आपके आसपास भी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हो तो मुझे जरूर शेयर करिए। साथियों, हमारे देश की सबसे खूबसूरत बात यह है कि साल भर हर समय देश के किसी न किसी हिस्से में उत्सव का माहौल रहता है। अलग अलग पर्व त्योहार तो है ही, साथ ही विभिन्न राज्यों के स्थानीय उत्सव भी आयोजित होते रहते हैं। यानी अगर आप घूमने का मन बनाएं तो हर समय देश का कोई न कोई कोना अपने यूनिक उत्सव के साथ तैयार मिलेगा। ऐसा ही एक उत्सव इन दिनों कच्छ के रण में चल रहा है। इस साल कच्छ रणोत्सव का यह आयोजन 23 नवंबर से शुरू हुआ है, जो 20 फरवरी तक चलेगा। यहां कच्छ की लोक संस्कृति, लोक संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प की विविधता दिखाई देती है। कच्छ के सफेद रण की भव्यता देखना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। रात के समय जब सफेद रण के ऊपर चांदनी फैलती है, वहां का दृश्य अपने आप में मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है। रण उत्सव का टेंट सिटी बहुत लोकप्रिय है। मुझे जानकारी मिली है कि पिछले एक महीने में अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग रणोत्सव का हिस्सा बन चुके हैं और देश के कोने कोने से आए हैं, विदेश से भी लोग आए हैं। आपको जब भी अवसर मिले तो ऐसे उत्सवों में जरूर शामिल हो और भारत की विविधता का आनंद उठाएं। साथियों, 2025 में मन की बात का ये आखिरी एपिसोड है। अब हम साल 2026 में ऐसे ही अनगिनत गाथाओं मन की बात में हम सबको जोड़ती हैं। हर महीने मुझे ऐसे अनेक संदेश मिलते हैं जिसमें विकसित भारत को लेकर लोग अपना विजन साझा करते हैं। लोगों से मिलने वाले सुझाव और इस दिशा में उनके प्रयासों को देखकर ये विश्वास और मजबूत होता है। और जब ये सब बातें मेरे तक पहुंचती हैं तो विकसित भारत का संकल्प जरूर सिद्ध होगा। ये विश्वास दिनों दिन मजबूत होता जाता है। साल 2026 इस संकल्प सिद्धि की यात्रा में एक अहम पड़ाव साबित हो। आपका और आपके परिवार का जीवन खुशहाल हो, इसी कामना के साथ इस एपिसोड में विदाई लेने से पहले मैं जरूर कहूंगा, फिट इंडिया मूवमेंट, आपको भी फिट रहना है। ठंडी का ये मौसम व्यायाम के लिए बहुत उपयुक्त होता है। व्यायाम जरूर करें। आप सभी को 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। वंदे मातरम।